हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑफ लर्निंग मार्केट विद प्रशांत। तो आप जानते ही हैं, तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दी कंपनीज। बिजनेस प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम बिजनेस सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू नो द बिजनेस वेरी वेल यू कैन एबल टू अर्न द मनी इन द स्टॉक मार्केट। सो आज हम उसी तौर पे एक कंपनी लेके आए हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, जिनका आईपीओ पिछले एक दो दिनों में खुला था, तो कल ही वो बंद हो गया। तो आज हम वीडियोस में उसकी बात करेंगे। उसका नाम है पीएनजी ज्वेलर्स। तो पीएनजी ज्वेलर्स एक सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर है ज्वेलरी सेगमेंट में इन महाराष्ट्र। तो आप देखोगे पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज की लिस्टिंग हुई है, जैसे सेनको गोल्ड था, स्काई गोल्ड था। तो यू हैव सीन द रैली इन ओवरऑल सेगमेंट ऑफ द ज्वेलरी। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आई थी इस बजट में कि उन्होंने अपने कस्टम ड्यूटी को कम किया था गोल्ड के ऊपर। और आप सभी जानते हैं कि गोल्ड का जो रेट है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। आज मैंने देखा, आई थिंक इट वाज अबाउट 2560 यूएस डॉलर के आसपास गोल्ड के रेट थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल गोल्ड सेगमेंट में या ज्वेलरी सेगमेंट में देयर इज़ अ फिनोमिनल ग्रोथ। और हम सब ने देखा है कि हाउ टाइटन हैज़ ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सेगमेंट में जो भी कंपनियां लिस्ट हो रही है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाए और उसको भूल जाए एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज, उनके बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी क्या है, वो हम समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा, पीएनजी ज्वेलर्स एक बहुत ही पुराना नाम है महाराष्ट्र में। तो इनकी शुरुआत हुई थी 1832 से, सांगली ये डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद उन्होंने 2013 में इनकॉर्पोरेट किया उनके सेगमेंट को पुणे में। उसके बाद से ये काम कर रहे हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये जो कंपनी है वो काम करती है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड। तो इनके स्टोर्स है। सो महाराष्ट्र के 21 शहरों में उनके 39 स्टोर्स है, और एक स्टोर उनका यूएस में भी है और गोवा में भी उनके स्टोर्स है। तो आप अगर देखोगे ये थोड़ा सा महाराष्ट्र और गोवा कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर है इन ज्वेलरी सेगमेंट। जैसे आप कंपेयर करोगे सेनको के साथ, तो सेनको गोल्ड ईस्टर्न इंडिया से स्टार्ट हुआ था, कोलकाता से, और अभी वो पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। तो पीएनजी भी वैसा ही है। तो उनके 10 स्टोर्स हैं अकेले पुणे सिटी में, और इस आईपीओ के बाद उनके स्टोर एक्सपांशन की प्लान है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पीएनजी ज्वेलर, जैसे मैंने कहा, वो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में काम करते हैं। इनका 91% ऑफ द बिजनेस गोल्ड सेगमेंट से आता है, 3.9% कुछ सिल्वर से आता है, 3.65% ऑफ द बिजनेस उनका जो डायमंड से आता है। तो मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द गोल्ड है। तो इनके जो 39 स्टोर्स हैं उसमें से जो 28 स्टोर हैं वो कंपनी ऑपरेटेड है, और 11 स्टोर्स है वो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। तो मे बी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे बिजनेस मॉडल होते हैं ज्वेलरी में सभी जो कंपनियां काम कर रही हैं। तो उनमें होता है कि कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड कोको मॉडल, कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड कोफो, और फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो ये सारे 2-3 टाइप्स होते हैं, और इस टाइप्स के अनुसार कि उसके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होता है, उसके मार्जिन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है, और हम इसको कैसे देख सकते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे। बट हम जस्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि पीएनजी को हम समझ लें कि क्या है, कैसे वो काम करते हैं। तो इस आईपीओ के तहत उन्होंने कहा है कि वो 1100 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से आई थिंक ओएफएस जो है वो अराउंड 250 करोड़ का कर रहे हैं, और 850 करोड़ का वो लगभग न्यू इशू है उसमें। सो विच इज़ अ गुड साइज। मतलब जो भी कंपनियों में ओएफएस कम होता है तो वो बिकॉज वो इन्वेस्टर के पॉकेट में जाता है, तो आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देखना है कि न्यू इशू कितना है। तो आप इसमें देखोगे तो न्यू इशू है 850, 1100 करोड़ रुपए वो मार्केट से उठा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट दे विल डू विद दिस मनी। तो इसमें से 400 करोड़ रुपए से वो नए स्टोर्स खोलने वाले हैं। तो वो 2025 में वो लगभग 9 स्टोर खोलने वाले हैं, 2026 में वो 3 स्टोर खोलने वाले हैं। तो टोटल 12 स्टोर आगे आने वाले 2 साल में वो खोलेंगे
इस मनी के तहत, और थोड़ा बहुत 300 करोड़ से वो अपने डेट को चुकाएंगे, रीपेमेंट करेंगे, तो उसमें वो पैसा जा रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट ये जो पैसे जुटा रहा है आईपीओ से, वो ग्रोथ में डाल रहा है कि स्टोर एक्सपांशन करके, विच इज़ अ वेरी गुड साइन एज एन इन्वेस्टर फॉर एनी कंपनीज इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंपनी। तो ये उनका प्लान है, वो पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी के थोड़े 2-3 साल पहले के हम देखते हैं रिजल्ट कैसे थे। तो आप अगर 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 2022 में उन्होंने कुछ 2500 करोड़ का रेवेन्यू था, और 2023 में 4500 करोड़ किया था, और 2024 में, ये मार्च के नंबर है, मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024, तो इसमें 2500, 4500 और आज 6119 करोड़ के तहत उन्होंने अपनी रेवेन्यू किया है। तो इसमें प्रॉफिट कितना था? 70 करोड़ था 2022 में, अभी 93 करोड़ का उन्होंने 2023 मार्च में किया, और 24 के मार्च में उन्होंने कुछ 154 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सो आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल ग्रोथ इन दी रेवेन्यू सेगमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं जब कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये ग्रोथ के पीछे का कारण है क्या, वो कौन से चीज़ से ये ग्रोथ आ रही है, बिकॉज हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसे आ रही है। तो उनका कहना था कि 30% जो उनका रेवेन्यू सेगमेंट है वो मेक टू ऑर्डर का है। तो ये मेक टू ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी लोग आपको अगर ट्रस्टेड ज्वेलरी या ये फैमिली लीगेसी ब्रांड अगर हुए तो आपको मेक टू ऑर्डर होगा, तो जिसमें क्या है आपकी इन्वेंटरी फंसेगी नहीं। तो इन्वेंटरी नहीं फंसेगी, और आपको शादी के लिए या किसके लिए ज्वेलरी बनाना हो तो आप मेक टू ऑर्डर कर सकते हो। तो इनका 30% रेवेन्यू उससे आता है, और 70% रिटेल से, वो स्टोर्स में से जो आप ज्वेलरी बेचते हो उसके आता है। तो विच इज़ अ गुड पार्ट, क्योंकि इन्वेंटरी उसकी उसमें नहीं रहती है। ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। उन्होंने थोड़ा बहुत कर्जा लेके रखा है, बट अगर नेट टू डेबिट इक्विटी रेशो देखोगे तो मुझे लगता है वो 0.74 है, तो उसके हिसाब से तो वो ठीक ठाक ही है, क्योंकि 1 के नीचे अगर डेबिट टू इक्विटी रेशो है 0.74, विच इज़ गुड माना जाएगा। अब हम आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। तो आप अगर समझोगे तो इस कंपनी का जो पी रेशो है, लिस्टिंग के बाद वो 4500 करोड़ की कंपनी हो जाएगी, तो पी रेशो है अराउंड 42 का उसका पी है। ठीक है, ROE ये कंपनी करती है 27%, ROC ये करती है 28%। सो कोई भी कंपनी ROE अगर 20 के ऊपर कर रही है तो आई थिंक मैनेजमेंट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और हम समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में ROE क्या होता है, पी रेशो का क्या मतलब है एंड ऑल दैट। तो इसका पी रेशो है 42, विच इज़ नॉट बैड, नॉट टू गुड और नॉट टू एक्सपेंसिव, विच इज़ रीजनेबल ब्रांड ऑफ लेवल। बिकॉज मैंने इंडस्ट्री का पीयू देखा तो इंडस्ट्री का पीयू है 48 और इनका पीयू है 42। ठीक है, तो ROE और ROC को ध्यान में रखते हुए, इनके रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को देखते हुए, तो आई थिंक दे आर इन अ रीजनेबली वैल्यूड कंपनी एट दिस मोमेंट इन टाइम। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा बहुत कि उनके पीयर कंपैरिजन के बारे में। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि पीयर क्या कर रहे हैं। तो आपको तो पता है इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं। टाइटन है, सेनको गोल्ड है, थंगामाइल ज्वेलरी है, स्काई गोल्ड है, बहुत सारे नाम हैं। कल्याण ज्वेलर है जो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो आप अगर देखो कि कल्याण इज ट्रेडिंग एट 91 पी, थंगामाइल इज अराउंड आई थिंक 33 एंड सेनको इज अराउंड 33, थंगामाइल इज अराउंड थोड़ा बहुत 58 के पी के ऊपर कुछ ट्रेड कर रहा है। तो कल्याण इज EPS उसका है 4.2 का और ट्रेड कर रहा है 91 के पी के ऊपर। तो आप देखोगे कि बुल फेज में कि क्या पी का री रेटिंग होता है। तो कल्याण इज़ हाईली वैल्यूड, और थंगामाइल और सेनको थोड़ा रीजनेबली वैल्यूज़ है। तो उसी लेवल में ये PNG ज्वेलर्स आती है। तो वैल्यूएशन वाइज अच्छी है। हमने कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में देखा है, वो अच्छा है। कंपनी जो पैसा जुटा रही है वो भी ग्रोथ में जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम देखेंगे कि इस कंपनी के बारे में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं। तो पॉजिटिव ये है कि एक फैमिली लीगेसी ब्रांड है। आप महाराष्ट्र में किसी को भी पूछोगे PNG ज्वेलर, आई थिंक एवरीवन नोज, एंड इट्स अ ट्रस्टेड पार्टनर इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। सो उनका वो एक थोड़ा अच्छा है। और इनका जो सेम स्टोर ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में कुछ 17-18% के ऊपर रहा है ओवरऑल, सो विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। और इनका जो रेवेन्यू है गोल्ड फोकस्ड है, गोल्ड के प्राइसेस जितने भी बढ़ेंगे और कस्टम ड्यूटी का फ़ायदा इन लोगों को होगा। ठीक है, और रेवेन्यू भी अच्छी है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो निगेटिव क्या है? तो मुझे लगता है निगेटिव ये की है कि मतलब इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, या मतलब महाराष्ट्र में, क्योंकि पुणे में 10 स्टोर है,
आप अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो 63% रेवेन्यू आता है वो पुणे से अकेले आता है, बाकी का जो रेवेन्यू है वो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र से आता है। तो आप देखोगे कि पुणे में कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आगे जाके कोई बाढ़ आती है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है या कुछ इश्यूज अराउंड पुणे होता है, तो आई थिंक इस स्टोर को या इस कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू सेगमेंट अगर पैन इंडिया हो, जैसे टाइटन का है, इफ़ यू सी द टाइटन पैन इंडिया में अक्रॉस स्टोर खोले हुए उन्होंने, और सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ भी पिछले कुछ सालों से अच्छी है, और मार्जिन लेवल भी अच्छे बनाए हुए हैं उन लोगों ने। तो उस तरीके का ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। सो वो एक नेगेटिव मुझे लगा। और दूसरी चीज़, मैनेजमेंट को जब पूछा गया कि वो जो स्टोर एक्सपांशन कर रहे हैं कि आर दे थिंकिंग बियॉन्ड ऑफ महाराष्ट्र नाउ, तो उसका आंसर उनके पास अभी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो 2026 तक जो स्टोर वो खोलने वाले हैं तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही खोलने वाले हैं। तो टायर 1 सिटी होगी, टायर 2 सिटीज़ होगी, तो वहाँ पर ये लोग अपने स्टोर को खोलने वाले हैं। तो दूसरा एक था कि वो थर्ड पार्टी क्राफ्ट्समैन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गोल्ड्स के लिए। तो इसका एक इम्पैक्ट क्या होता है कि मतलब कोई भी निगेटिव वहाँ पर एनवायरनमेंट बन गया तो आपके क्राफ्ट्समैन आपको सपोर्ट नहीं किया तो आपकी प्रोडक्शन लेवल नहीं होगी, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 थर्ड पार्टी सप्लाई फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ज्वेलरी। तो एक निगेटिव केस था इनके बारे में। और आपने एक देखा होगा, एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में उनकी कंप्लेंट भी आई थी कि इसके फाइनेंशियल्स को लेके कोई मिस गाइडेड फाइनेंशियल्स रिपोर्ट है। हालांकि कंपनी ने उसको क्लियर कर दिया, ऑल दिस थिंग्स हैज बीन क्लियर, बट ऐसी अगर चीज़ें आएगी तो एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़े से ट्रस्ट के ऊपर भी थोड़ा सा डाउट होता है। तो वो एक थोड़ी मुझे लगी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में ही किसी ने कंप्लेंट डाल दिया कि ये रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल उसमें मिस इंटरप्रिटेशन है या ऑल ऑफ दैट। बट हमें कंपनी उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे जाते हुए कि ये क्या कर रहे हैं। तो और एक पॉइंट इनका था कि जैसे मैंने कहा कि इनके 2 मॉडल हैं, 39 स्टोर में से 28 स्टोर ये खुद ऑपरेट करते, कंपनी ऑपरेटेड है, और जो बाकी 11 है वो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। तो अभी मार्जिन की बात आती है, बिकॉज एनी बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट एज एंड व्हेन द मार्जिन्स आर गुड। नाउ मैंने देखा है कि ये जो कंपनी ऑपरेट करती है और उनके मार्जिन लेवल 4 से 6% होते हैं, और फ्रेंचाइजी रिलेटेड मॉडल में उनके जो रेवेन्यू सेगमेंट्स है आई थिंक उनके मार्जिन जो है वो 4% के हिसाब से रहते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक स्टोर खोलने के लिए उनको 33 to 34 करोड़ के तहत कुछ उनको पैसे जुटाने पड़ते हैं। तो इनका स्टॉक टर्न उसके लिए जो कुछ 1.5 का है, जो भी इनके स्टॉक्स है, और आई मीन द इन्वेंटरी, और 15 से 18 महीने में वो जो ब्रेक इवन पे आ जाते हैं जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई है किसी भी स्टोर के लिए। तो उसके लिए 15 या 18 महीने लग जाते हैं। मार्जिन आपने देखा कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब रीजनेबल लेवल पे है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन की वजह से भी होगा। तो मार्जिन की लेवल जो है वो 4 to 6 के लेवल, 6 के परसेंटेज में रहती है, और 4% फ्रेंचाइजी में रहती है। तो इनके जो कंपनी ओन्ड स्टोर्स रहते हैं वो थोड़े से बड़े रहते हैं, ऑब्वियस की बात है, 3500 स्क्वायर फुट to 4000 स्क्वायर फीट के उसके बड़े स्टोर रहते हैं। और जो फ्रेंचाइजी में आप अगर देखोगे तो फ्रेंचाइजी में लगभग 1500 स्क्वायर फुट 1800 स्क्वायर फीट के स्टोर रहते हैं। तो कंपनी ने गाइडेंस ये दिया है कि सेम स्टोर ग्रोथ आगे आने वाले 2 या 3 सालों में 12 to 15% ही रह सकती है। मतलब मेरी उम्मीद थी कि शायद वो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव जाएंगे और बोलेंगे कि मतलब 20% के ऊपर हम सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपको इसमें एक समझना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर है महाराष्ट्र में। If you see the players like Senco, Thangamile and all the Kalyan, and you see the number of stores that they are opening, and you see the peer comparison of same store sales growth, तो उनकी बहुत अच्छी है, स्पेशली कल्याण की बहुत अच्छी है। और वो बहुत सारे स्टोर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से खोल रहे हैं पूरी इंडिया में, पैन इंडिया बेसिस के ऊपर। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, क्योंकि हम किसी भी कंपनी को सिंगल वैल्यूएशन देते समय ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो वैल्यूएशन सस्ता है। वैल्यूएशन सस्ता इसीलिए है कल्याण से क्योंकि कोई रीज़न है उसकी वजह से, वो कोई ब्लैंक नहीं है। क्योंकि
हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा उसमें ही बनता है जहाँ पर हमें सेक्टर लीडर को चुनना पड़ेगा। अगर ज्वेलरी है, आई नो द टाइटन, बट हमें दूसरा टाइटन ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके हमें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, और वो भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे। तो पहले तो इनका ड्रॉबैक मुझे लगा कि मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड ही रहना चाहते हैं, फिर उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 12 to 15% के बीच में मोटा मोटी रहेगी। तो मतलब मुझे लगता है कि इनका मानना है या मैनेजमेंट का मानना है ये ठीक ठाक ही करेंगे आगे आने वाले सालों में। हालांकि उनका कहना है कि 30% से ग्रोथ करेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि विद इन द एग्जिस्टिंग स्टोर का ग्रोथ होगा 12 to 15%, नए स्टोर का थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, डेथ उनको लेना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे। और डाइल्यूशन की बात है कि तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स उनके प्रमोटर के पास है, तो आगे जाते हुए मुझे लगता है कि कुछ QIP उनको करना पड़े या शेयर को डाइल्यूशन करना पड़े, क्योंकि ग्रोथ के लिए पैसा तो उठाना पड़ेगा एंड तो वो देखना पड़ेगा कि वो ग्रोथ कैसे करते हैं। बट अभी के लिए मेरा जो मानना है कि रीजनेबली वैल्यूड कंपनी है, वॉट एवर हैपेंड इन द लास्ट 3 years, फिनोमिनल ग्रोथ एंड ऑल दैट, बट we always need to see कि what's the growth trajectory going forward। और इंडिया में क्या हो रहा है कि there is a shift from unorganized jewelry segment to organized jewelry segment। तो इनका कहना है कि हम तो फैमिली ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेगमेंट में आते हैं, तो हमारे पास हमारे पुराने कस्टमर है, वो लीगेसी है, और उसको हम लेके जाएंगे। लेकिन वो जो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि एग्रेसिवनेस इनमें कम है कि अपने कंपनीज को ग्रो करने की, थोड़ा रिस्क लेने की। तो ये मुझे लगता है कि वैसे लोग हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत देखा जाए कि हाँ हमारे ठीक चल रहा है धंधा, हम उसको बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, लेकिन हमारी पेस से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई रिस्क नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई अलग प्लेयर है, वो अपने अलग रिस्क एपेटाइट को लेके अपना एक्सपांशन ज़ोरदार कर रहा है, तो वो उसमें बहुत सारा मैटर कर सकता है। तो ये उनको देखना पड़ेगा। और जो भी उनकी रिपोर्ट्स आई थी फाइनेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन की, आई होप इट इज़ वन ऑफ, और उन्होंने क्लियर कर दिया है, बट वी नीड टू सी द रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। तो यही था PNG के बारे में। रीजनेबली कंपनी है, लिस्टिंग के बाद इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट PNG ज्वेलर्स। थोड़ा बहुत हम निफ्टी की बात करते हैं। तो कल हमने देखा था कि निफ्टी में जो था वो 2:30 बजे कुछ बहुत बड़ा रोल आया। हालांकि मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, बिकॉज hedge funds are against the retailer and there is always the case that the hedge fund wins against you because they play the algo। so मेरी सजेशन रहेगी कि आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट को अपना हथियार बना लो, और लॉन्ग टर्म में आप कैसे पैसे कमा सकते हो। ये 5,000 10,000 रुपये कम बना के आपके लाइफ में तो कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि देर आर हेज फंड विच आर अगेंस्ट यू and you are trying to win against them, so it is very difficult to win against them। और मुझे लगता है कि FII की जो कल आप देखोगे 7,000 करोड़ की उन्होंने अपनी बाइंग की है, तो रेट कट होने के आशंका में आई थिंक FII लुक्स लाइक दे आर कमिंग बैक टू इंडिया। और हु विल बी द फेवरेट बेनिफिशरी, जो मैंने अपने कल के वीडियो में भी बताया है, जो आप कल के वीडियो में भी देख सकते हैं, NBFC एंड बैंकिंग सेक्टर्स में तो उनका पैसा जा रहा है, मोस्टली हम देख रहे हैं। तो आपको मार्केट का एक सेंटिमेंट देख के सेक्टोरियल थीम कहाँ पर बन रही है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑब्वियसली रहेगा कि IT, बिकॉज नैस्डैक ऊपर होंगे, और नैस्डैक के साथ हमारे IT सेक्टर भी आगे आने वाले समय में भी अच्छा करेंगे। तो बिजनेसेस को ट्रैक करते रहिए और अच्छे फंडामेंटल बिजनेसेस को अपने पास रखिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और इससे ही आपका पैसा बनेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा PNG के बारे में। आपके कोई अगर डाउट्स है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी अदर टॉपिक देन आई एम हैप्पी टू हेल्प you with that on this case. So thank you for your time and have a nice day, guys.